नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे उसी खेती और किसानी के मुद्दे को लेकर, जिसको लेकर समूचे देश में किसानों का एक अभूतपूर्व जन आंदोलन चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की लगने वाली सभी सीमाओं पर किसानों का एक भारी जमावड़ा हो चुका है और पिछले 2 हफ्ते से वह सरकार से यह लगातार मांग कर रहे हैं कि नए कृषि कानूनों के बरक्स उनके सारे कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का एक कानूनी दर्जा दिया जाए। वह एमएसपी जो पिछले 55 साल में सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश के तहत और केवल सरकारी कंपनियों के द्वारा, मंडियों के द्वारा खरीदी जाती हैं। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने यह बात की थी कि एमएसपी को वैधानिक दर्जा देना, एमएसपी को कानूनी रूप देना क्यों जरूरी है। आज हम इस कार्यक्रम में ये बात करेंगे कि देश में खेती और किसानी से जुड़े और कौन बड़े व्यापक मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, जो कहीं न कहीं किसानों के जीवन को, किसानी पेशा को बेहद लाचार बनाते हैं। दोस्तों, जब भारत की खेती की बात होती है, भारत के कृषि की बात होती है, तो हमारा ध्यान सीधे जाता है कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में हमारे कृषि का योगदान कितना है। दोस्तों, जिस खेती के बारे में हम कहा करते थे कि उत्तम खेती मध्यम बाण, अधम चाकरी भीख निदान, यानी कि खेती सबसे उत्तम पेशा है। और आज जीडीपी के योगदान की दृष्टि से देखा जाए तो खेती सबसे उत्तम नहीं, सबसे अधम पेशा हो चुकी है। यानी कि जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 60% है, उद्योग का योगदान 25% है, तो कृषि का योगदान सिर्फ 15% है। और वह कृषि जिस पर हमारी कथित 2/3 जनसंख्या अवलंबित है। बताया जाता है, तमाम आंकड़े दिए जाते हैं कि हमारी 60 से 65% आबादी कृषि पर अवलंबित है, परंतु कृषि में सिर्फ 15% का योगदान करती है। कितना बड़ा पेशेवर असंतुलन है इस कृषि में कि 65% आबादी केवल 15% देश के दौलत का निर्माण करती है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय कृषि की स्थिति कितनी दयनीय है। दोस्तों, भारतीय कृषि को लाभकारी बनाने का सवाल हमारे पब्लिक डोमेन में निरंतर विमर्शित होता रहा है, निरंतर चर्चित होता रहा है। लेकिन भारतीय कृषि की वो सारी नीतियां, वह नीतियां चाहे वो खेती को एक तरह से निर्वाह पेशा बनाए रखने के रूप में हो, वह नीति खेती को तमाम करों के दायरे से मुक्त करने को लेकर के हो, वह कृषि नीति जो खेती में केवल लागत आधारित एक तरह से जितनी उसके इनपुट है उसको प्रदान करने की बात हो, लेकिन उसके उत्पादों को बेहतर लाभ देने की बात नहीं की जाती हो, वह खेती जिसके सहारे खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की एक पॉपुलिस्ट योजना को, एक पॉलिटिकल योजना को सर अंजाम दिया जाता हो, कहीं न कहीं उस खेती को लेकर के तमाम सवाल हैं। तो पहला सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि जब भी किसी मुद्दे पर आंदोलन होता है तभी उस मुद्दे पर हम एक तरह से सर्वांगीण बहस करते हैं, तभी हम उस मुद्दे की समूची वस्तु स्थिति का पूरा अवलोकन करते हैं। ऐसे में हमें यह देखना होगा कि हमारी कृषि जो कि एक तरह से मौसमी एक तरह से पेशा है, मौसमी उत्पादन क्रिया है, तो क्यों नहीं हम इसमें अवलंबित लोगों की संख्या को 65% से घटाकर सिर्फ उतनी ही फीसदी रखें जितनी फीसदी जीडीपी में इसका योगदान होता है, यानी कि 15%। तो जब गांव में एक किसान परिवार की बात होती है तो एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो कहीं ना कहीं खेती उसमें केवल एक व्यक्ति को ही करना चाहिए। और अगर हम साल में 3 महीने खेती के काम के आधार पर आकलन करें तो अगर 5 फैमिली मेंबर लग भी जाते हैं तो उनकी टोटल संख्या एक तरह से जीडीपी में योगदान के बराबर ही उनके श्रम का भी योगदान होना चाहिए। यानी कि एक खेती परिवार में, एक किसान परिवार के बाकी सदस्य या तो कहीं नौकरी करते हो या करें, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, चाहे वो सेना की नौकरी हो। दूसरा सदस्य कहीं ना कहीं लोकल कारोबार करता हो, व्यापार करता हो, कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा चलाता हो, शहर में जाता हो, और उसके घर के कई सदस्य महानगर
और औद्योगिक केंद्रों में जाकर के वो कोई ना कोई कमाते हो, सेमी स्किल्ड का या स्किल्ड वर्क फोर्स बन करके। तो कहीं ना कहीं हमें खेती के पेशे को डाइवर्सिफाइड करने की जरूरत है। यह सबसे पहला मुद्दा है और इसको लेकर के हमें जरूरत है कि खेती के हम वो आंकड़े निकालें कि दरअसल खेती के कार्य में हमारी कितनी जनसंख्या अवलंबित है, निर्भर करती है, और उनका जो मौसमी नेचर है एम्प्लॉयमेंट का, उसी के हिसाब से खेती पर निर्भर करने वाले या खेती पर अवलंबित करने वाले जनसंख्या का हमें आंकड़ा निकालना चाहिए। यानी कि पॉपुलेशन का डाइवर्सिफिकेशन एक भारतीय कृषि का एक बड़ा मुद्दा है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, उन किसान परिवारों के घरों में ज्यादा आमदनी बढ़ा सकें जहां खेती के अलावा और अन्य भी सारे स्रोत कमाई के उपलब्ध हों। और जब दूसरा मुद्दा, जब खेती के पॉपुलेशन को डाइवर्सिफाई करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी को भी व्यापक प्रोत्साहित करने की बात उठती है। यानी कि खेती जो कहीं ना कहीं पशुपालन, डेयरी, वानिकी का एक पूरक पेशा है। यानी कि खेती होती है तभी पशुपालन हो पाता है, जब पशुपालन होता है तभी खेती हो पाती है, जब खेती होती है तभी वानिकी होती है यानी फॉरेस्ट्री होती है, और जब फॉरेस्ट्री होती है तभी खेती होती है। यानी कि कहीं ना कहीं खेती के साथ पशुपालन और वानिकी का एक तरह से पूरक नाता है, एक बड़ा ही चोली दामन का संबंध है, और दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं, लाभान्वित होते हैं। तो ऐसे में गांवों में जितने तरह के संभावित पेशे हैं, जिसमें खेती के अलावा डेयरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, पीसी कल्चर है, एपी कल्चर है, पोल्ट्री है, फिशरी है, न जाने कितने एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी हैं, और उसको लेकर के भारत सरकार और राज्य सरकारों के तमाम मंत्रालय भी गठित हुए हैं, तमाम विभाग गठित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक किसान परिवार को इतना ज्यादा वैल्यू एडिशन दिया जाए, खेती के उत्पादों का इतना सारा बाई प्रोडक्ट तैयार किया जाए, उनका वैल्यू एडिशन किया जाए, उसके लिए फूड प्रोसेसिंग का भी एक बड़ा क्षेत्र जो है हमारे सामने उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं किसान परिवारों की पूरी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का एक नया दौर गढ़ने का वक्त आ गया है। दोस्तों, जब गांव के अर्थव्यवस्था की बात आती है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि एक किसान परिवार के हाथों की क्रय शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, कैसे उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। कभी यह भी मुद्दा होता था कि कृषि जमीनों का समान वितरण किया जाए, और कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म बिल 1950 के दशक में लाया गया, और उस लैंड रिफॉर्म बिल का जो है कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन भी हुआ, लेकिन उसके कई एक तरह से लोगों ने चोर दरवाजे भी निकाल लिए, कहीं ना कहीं से उसका एक दूसरा आउटलेट निकाल लिया, बेनामी जमीन के मालिक हो गए, जमीन की चकबंदी और हदबंदी दोनों काम एक तरह से 80 के दशक के बाद 90 के दशक आते आते शिथिल पड़ गए। और कहीं ना कहीं जो लैंड रिफॉर्म जो एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, वो 90 और 2000 के दशक में शहरीकरण की प्रक्रिया ने उस लैंड रिफॉर्म मुद्दे को एक तरह से लैंड एक्विजिशन के मुद्दे में बदल दिया। और जब मौजूदा मोदी सरकार की बात आती है कि जब इन्होंने कृषि विपणन को, कानून को, कॉरपोरेट क्षेत्र को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने के लिए या किसानों को कॉरपोरेट के जरिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए जब कानून लाया, तो कहीं ना कहीं उस कानून का वैसे ही विरोध हुआ जैसे कि विगत में मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध हुआ। और अंततः किसानों के दबाव में, किसान संगठनों के आंदोलन की वजह से उस भूमि अधिग्रहण बिल को भी वापस लिया गया। कहीं ना कहीं आज इस नए कृषि विपणन कानूनों को भी वापस लेने की बात हो रही है, लेकिन हमें लगता है कि कृषि की लाभदायकता और कृषि की उत्पादकता और खेती को लाभकारी पेशा बनाना, और खास करके मोदी सरकार के अगले 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का, इन चारों पांचों अगर जब हम लक्ष्यों को लेते हैं तो सबसे पहला काम एमएसपी को तो लाभदायी बनाना होता ही है, जिस पर हम पहले कार्यक्रम में जिक्र कर चुके हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमने यह बात की कि खेती के पेशे को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई किया जाए, ज्यादा से ज्यादा विस्तारीकरण किया जाए, और कहीं ना कहीं खेती में लगे परिवारों के पेशे का ज्यादा विकेंद्रीकरण किया जाए। फिर इन तीनों मुद्दों के बाद जब खेती की दशा को और दिशा को सुधारने की बात आती है, तो चौथा मुद्दा यह उभर कर के सामने आता है कि कहीं ना कहीं जब बाजार से
किसानों को ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने की बात है, तो उसके मार्ग में कहीं ना कहीं एमएसपी का कानूनी रूप नहीं होना तो बाधा है ही। उसके मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली है। कहा जाता है कि देश में खाद्य सुरक्षा को एक तरह से मौजूद करने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए जन वितरण प्रणाली लाया गया, क्योंकि यह भी माना जाता है कि 70% जो उत्पादक है वो कहीं ना कहीं अनाजों का उपभोक्ता भी है। यानी कि ऑफ सीजन में कहीं ना कहीं उसके अनाज या तो पर्याप्त नहीं होते हैं, कम पड़ जाते हैं, या सीजन में वो औने पौने दामों में अनाज को बेच करके अपने तमाम खर्चे और कर्जे की एक तरह से चुकता करता है। तो ऐसे में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के जरिए लोगों को जो सस्ती दरों पर अनाज दिया जाता है, उसके केवल उजाले पक्ष नहीं है, उसके तमाम अंधेरे पक्ष हैं कि उसमें 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए खाद्य सब्सिडी चली जाती है, और वह सब्सिडी तमाम तरीके से भ्रष्टाचारों में भी विलीन हो जाती है। चाहे वो भ्रष्टाचार एक पीडीएस डीलर का हो, चाहे वो एक फूड सप्लाई विभाग का हो, चाहे वो फूड कॉरपोरेशन इंडिया में भंडारण से लेकर के, परिवहन से लेकर के, प्रोक्योरमेंट से लेकर के, और अनाजों के नष्ट होने से लेकर के तमाम तरीकों में अरबों रुपए की बर्बादी होती है। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहीं न कहीं एक सफेद हाथी के रूप में भारत सरकार के फूड सब्सिडी को डकारने की एक बहुत बड़ी मशीन बनी हुई है। दोस्तों, हमें यह कहना होगा कि जब हम बाजार से हर चीज को एक्सेस करते हैं और बाजार से भी कई तरीके की बेनिफिट लेते हैं, तो क्यों नहीं हम अनाजों के व्यापार को बाजार से ही जोड़ें। जब एक तरफ कॉरपोरेट को आप बाजार देने की बात कर रहे हैं, या ठीक है कि वो एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए तो उससे काफी फायदा मिलेगा, तो सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली को जब हम हटा लेंगे तो बाजार में कहीं ना कहीं किसानों के उत्पादों को ज्यादा बेहतर मूल्य एक तरह से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। और ऐसे में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली में जो करीब 150 करोड़ की सब्सिडी जो है एक तरह से पूरी तौर पे जो है खर्च हो जाती है, 1,50,000 करोड़ की सब्सिडी जो फूड सब्सिडी ले लेती है, क्यों नहीं हम इस सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली को केवल आपदा काल के लिए, केवल आदिवासी इलाकों के लिए, केवल दूर दराज इलाकों के लिए रखें, और आम परिस्थिति में हम तमाम निर्धनों को खाद्य एक तरह से उनको वजीफा दें, उनको हम फूड स्टाइपेंड दें, यानी कि उनको हम खाद्य भत्ता दें, और उस भत्ते का उपयोग वो बाजार में खरीद करके करें। और जो सचमुच में भूखे हैं, जो सचमुच मजबूर हैं, निराश्रित हैं, उनके लिए हमारे सिख भाइयों का जो लंगर कार्यक्रम चलता है वह देशव्यापी चलाया जाए। क्योंकि तैयार खाने में कम से कम भ्रष्टाचार नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आदमी 2 कौर ज्यादा खा लेगा, यही भ्रष्टाचार करेगा। तो ज्यादा खा लेना भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन तमाम वो करोड़ों टन गेहूं को सड़ा दिया जाए, परिवहन के नाम पर दुनिया भर की उसकी बिल लिए जाएं, और वह सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली जिसके कम से कम दर्जन भर देश में बड़े घोटाले हो चुके हैं, यूपी फूड स्कैम से लेकर के पूरा नॉर्थ ईस्ट में तमाम फूड स्कैम हुए हैं, तो कम से कम उस पर रोक लगेगी। और जो पैसे की बचत होगी वह मजदूरों को ज्यादा बेहतर मजदूरी देने में, मजदूरों को पेंशन देने में, और गांव के उन तमाम कमजोर लोगों को अलग अलग तरीके से उनकी आमदनी बढ़ाने में, उनकी पेंशन बढ़ाने में, उन्हें पैसे स्थानांतरित किया जा सकता है, उनके हाथ की क्रय शक्ति बढ़ाई जा सकती है। और तब वो बाजार से जब अनाज की मांग करेंगे तब कहीं ना कहीं किसानों को भी फायदा होगा। दोस्तों, इन चारों मुद्दों को लेकर के ही हम भारतीय कृषि को एक नया जीवन प्रदान कर सकते हैं, उन्हें लाभदायी प्रदान कर सकते हैं, उन्हें सस्टेनेबिलिटी प्रदान कर सकते हैं। और अंत में मैं ये कहूंगा कि अगर हम एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली देने की भी वकालत करते हैं, तो दूसरी तरफ हम अधिकतम एमआरपी तय करने की भी वकालत करते हैं। जिस तरीके से कपास, गेहूं और दूध जैसे उत्पादों में उनकी स्टैट्यूटरी प्राइस तय करके किसानों की बेहतर आमदनी सुनिश्चित की जाती है, केवल उनके भुगतान को लेकर के जो समस्या है उस भुगतान को लेकर के कानून बनाया जा सकता है कि 2 हफ्ते के बाद अगर किसान के किसी उत्पाद का अगर मूल्य प्रदान किया जाता है तो उस पर 12% का
अनिवार्य रूप से कानूनी जो है उन्हें ब्याज मिले, तब कहीं ना कहीं किसानों के वो उत्पाद जो लेकर के बड़ी देर से पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं, उन्हें वो पैसे समय पर देने की बाध्यता होगी। और जब उन्हें ब्याज देना पड़ेगा तो वो निश्चित रूप से ही वो समय पर उन्हें भुगतान करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऑफ सीजन में कृषि उत्पादों का मूल्य आसमान न छुए, उसके लिए भी हमें स्टैट्यूटरी एमआरपी रेट तय करने की जरूरत है। ठीक है कि तमाम इंडस्ट्रियल उत्पादों पे एमआरपी तय की जाती है, लेकिन कृषि उत्पादों में जो सीजनल है, जो पेरिशेबल है, यानी कि जो नासवान है, जैसे कि सब्जी, मछली और वो तमाम आइटम, फ्रूट्स, इनके रोज रोज जो है उत्पाद बाजार में आते हैं, तो इनके देश के तमाम मंडियों में रोज की कीमतें तय किया जाए कि अधिकतम कीमतें क्या होंगी। और जब डिमांड और सप्लाई का जब गैप होता है तो उसके लिए हम इंपोर्ट को बढ़ावा दे करके, ज्यादा फूड स्टॉक जारी करके, सब्जियों का स्टॉक जारी करके हम कीमतें नियंत्रित कर सकते हैं। और हमारे पास बाजाबता प्राइस इंटेलिजेंस सेल है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इन्हीं चारों पांचों मुद्दों को लेकर के हम आपसे अपनी बात रखना चाहते थे और ये कहना चाहते थे कि भारतीय कृषि का अगर सचमुच कायाकल्प करना है, भारतीय कृषि की सचमुच खुशहाली लानी है और भारत के उन 15 करोड़ अन्नदाता परिवारों के चेहरे पर एक तरह से खुशी की लहर देनी है, तो हमें इन 5 कृषि सुधारों को अमली जामा जरूर पहनाना होगा। और आज कहीं न कहीं इस देशव्यापी किसान आंदोलन के बहाने इन मुद्दों पर भी चर्चा करने की जरूरत है, जिन मुद्दों को हमने आपके सामने रखा है। हमें आशा है कि इन मुद्दों को लेकर के भी एमएसपी के अलावा जरूर बात होगी, पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी, विचार मंथन होगा और उस विचार मंथन से जो एक तरह से अमृत निकलेगा वह भारतीय कृषि का काया पलट करेगा, उनका नवनिर्माण करेगा, पुनर्निर्माण करेगा और देश को तरक्की के एक नए रास्ते पर ले जाएगा। इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सुलगते सवाल पर हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सब खैर, गुड बाय।